सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आगे के व्याकरण के अंदर हमने दो टॉपिक देखे। एक रहा हमारा भाषा व्याकरण लिपि और भाषा बोली लिपि और व्याकरण। दूसरा रहा हमारा वर्ण विचार और उच्चारण। और आज तीसरा टॉपिक जिसका नाम है वाक्य विचार, वो आज हम देखने वाले हैं। वाक्य विचार के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वाक्य के अंदर सार्थकता होनी चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस होने चाहिए, स्पष्टता भरे वाक्य होने चाहिए। उसकी बात यहाँ पे हमें बताई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ वाक्य हमें दिए हैं। वाक्य कुछ ऐसे है कि जाना घर आज है जल्दी, आइए सामान राधा बाजार लेकर से। ये दोनों वाक्य अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। इन दोनों वाक्यों के अंदर पद क्रम ठीक न होने से ये समझ में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये दोनों वाक्य गलत है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण यानी पता है ना, स्वर और व्यंजन, जैसे हमने आगे के वीडियो में देखा था। तो वर्ण यानी स्वर और व्यंजन के सार्थक मेल यानी सही तरीके का शब्द जब बनता है और उस शब्द के सार्थक मेल से वाक्य बनता है, तब उसे मीनिंगफुल सेंटेंस या सार्थकता से भरा हुआ वाक्य कहा जाता है। जैसे कि किसी भी भाषा के वाक्यों में कर्ता कर्म क्रिया का एक पदक्रम होता है। हमने जूम क्लास पे देखा था कि किस तरीके से कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। यदि शब्द सही क्रम में न लिखे गए हो तो उनका सही अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता और वे समझ में नहीं आते। यानी ऊपर दिए गए वाक्य जो थे वो उलट सुलट थे, उसे सीधा करके यहाँ क्रम बदल कर लिखे गए वाक्य कुछ ऐसे, आज घर जल्दी जाना है, ठीक है, राधा बाजार से सामान लेकर आई। तो ये सही वाक्य है। इन दोनों वाक्यों में सही पद क्रम होने से इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है और ये समझ में भी आ रहे हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक यानी मीनिंगफुल सेंटेंस, शब्द, वर्ड्स साथ में लिखे जाते हैं तब उनको वाक्य कहा जाता है। तो ये वाक्य की परिभाषा है। परिभाषा के आधार पर हमें यहाँ पे बताया गया है। आगे परिभाषा के आधार पर जानने के लिए कुछ वाक्य इस प्रकार है। कोई भी सरल वाक्य कर्ता कर्म क्रिया से बनता है। कोई भी वाक्य ऐसा होता है उसके अंदर कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। इनमें सही क्रम होने से वाक्य सही बनता है, ऐसा वाक्य सार्थक होता है। वाक्य में शब्द का निश्चित क्रम होता है, तभी वक्ता के भाव या विचार समझ सकते। वक्ता यानी क्या? तो वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति, वक्ता, और सामने वाला यानी श्रोता। तो जहाँ पे वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है, श्रोता फिर वक्ता बन जाता है और वक्ता जो होता है फिर वो श्रोता बन जाता है। देखो यहाँ पे एक वाक्य दिया है, शारदा कपड़े धो रही है। शारदा नेमिंग वर्ड, नाउन आ गया, वो करता है, कपड़े उसके कर्म है और धो रही है वो उसकी क्रिया है। किसी भी साधारण वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है। इस आधार पर वाक्य के दो भाग हैं, उद्देश्य और विधेय। हमेशा जब वाक्यों की बात आती है तो उसके अंदर दो भाग रहते, एक रहता है उद्देश्य और दूसरा रहता है विधेय। किसे कहते हैं? उद्देश्य किसे कहा जाता है और विधेय किसे कहा जाता है? उद्देश्य की बात करें तो जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है, जिसके बारे में कही जाए। यहाँ शारदा की बात कही गई है, इसीलिए शारदा क्या है? उसका उद्देश्य है। देखो यहाँ पे वाक्य में आने वाले कर्ता से संबंधित विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। विशेषण की परिभाषा, विशेषण और विशेष्य दोनों को याद रखना है। दिनेश खेल रहा है, तो दिनेश जो है वो करता है, इसीलिए वो उद्देश्य है, और खेल रहा है वो वाक्य का विधेय है। ध्रुव के भाई ने नीले रंग की कमीज खरीदी, तो ध्रुव उद्देश्य है, लेकिन के भाई ने, तो वो उसका विशेषण बन जाता है। उसने, के भाई ने नीले रंग की कमीज खरीदी, तो वो उसका विशेषण अंतर्गत उसका विस्तार बताता है। विधेय की बात करें तो विधेय जो है वो उद्देश्य के बारे में जो भी कहा गया है वो विधेय कहते हैं।
उद्देश्य क्या है, तो रमेश उद्देश्य है, लेकिन रमेश के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है ना उसको विधेय कहते हैं। जैसे रमेश गा रहा है, रमेश नाच रहा है, रमेश दौड़ रहा है, रमेश भाग रहा है, रमेश खा रहा है वगैरह। तो रमेश नहीं बदलने वाला, लेकिन उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो उसकी क्रिया परिवर्तन होती रहेगी। किसी भी वाक्य में कर्म तथा कर्म के विशेषण और क्रिया तथा क्रिया विशेषण विधेय अंतर्गत आते हैं। क्रिया विशेषण किस तरीके से, तो लीना उद्देश्य है, लेकिन खिलौना खरीद रही है, खिलौना खेल रही है, खिलौना फेंक रही है, खिलौना उछाल रही है। तो यहाँ खिलौना जो है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा और खरीद रही है वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ विधेय के साथ ही क्रिया विशेषण का रूप ले लेना है। उसको जानने के लिए कुछ यहाँ वाक्य दिए हैं। व्यक्ति वस्तु जिसके बारे में बात कही गई है उसको उद्देश्य कहते हैं, लेकिन व्यक्ति वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा गया उसको विधेय कहते हैं। मैंने गीत गाया, दीपक बात कर रहा है, लाल पुस्तक अलमारी में रखी है, नीली पतंग कट गई, काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण आया क्रिया विशेषण आया, ठीक है। देखो, इन्हीं वाक्यों को दो आधारों में बांटा गया है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर देखें तो रचना के आधार पर भी इसके 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आइए सरल वाक्य को देखते हैं। सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। सरल, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और बाकी का विधेय हो, एक ही विधेय हो, उसे कहा जाता है सरल वाक्य। जैसे कि रेखा सो रही है, तो रेखा उद्देश्य है और सोना उसका विधेय है। क्लियर, कंप्लीट। मोहन सो रहा है, सिंपल सेंटेंस। मोहन उद्देश्य है, सो रहा उसका विधेय है। संयुक्त वाक्य को देखें। संयुक्त वाक्य भी कुछ ऐसा ही है। जैसे कि संयुक्त वाक्य में इन दोनों वाक्यों में दो सरल वाक्यों का योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिया जाता है। मैं सिखाती हूँ योजक किसे कहते हैं। जैसे कि प्रश्नार्थ का चिन्ह रहता है, ये क्यों पेन नहीं चलता, हाँ, ये प्रश्नार्थ का चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, अल्प विराम है, अवतरण चिन्ह है। उसी तरीके से इसे डैश को हम योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा माता पिता, तो जब योजक निकल जाता है तो वो और लग जाता है, तो शब्द बनता है माता और पिता। इसे कहा जाता है योजक चिन्ह। मैंने आगे की कक्षा में जब चिन्ह पढ़ाए तब आपको समझाया था। देखो यहाँ पे संयुक्त वाक्य, इनमें 2 सरल वाक्यों को योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अभी योजक चिन्ह के बारे में बताया, लेकिन योजक के शब्द भी है, जैसे कि और हमने लिया था, लेकिन, अथवा, किंतु, परंतु आदि योजक के शब्द हैं। मैं जल्दी पहुंच गया लेकिन दीपक नहीं आया, तो लेकिन आया तो वो योजक का काम करता है। वहाँ पे योजक चिन्ह की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे योजक शब्द की ज़रूरत है। योजक शब्द कौन कौन से हैं, तो ये योजक शब्द है। क्लियर। यदि लेकिन शब्द दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, उसी तरह और, अथवा, किंतु, परंतु आदि शब्द 2 सरल वाक्यों को जोड़ते हैं। एक वाक्य और दूसरा वाक्य जब जोड़ा जाता है तब उसको योजक शब्द लगाकर जोड़ा गया, ऐसा कहा जाता है। मिश्र वाक्य, सब कुछ मिला जुला, जिसमें एक प्रधान वाक्य के साथ दूसरा आश्रित वाक्य होता है। प्रधान यानी मुख्य वाक्य एक, आश्रित यानी उसके निर्भर पर है वो वाक्य। देखो, दिनेश ने एक पौधा लगाया जो मुरझा गया। पौधा लगाया तो मुरझा गया, पौधा लगाया तो बड़ा हो गया, लेकिन बीच में आया जो, कि, जिसने, जिन्होंने, जैसा, यदि, तो, अगर, इनमें से इतने शब्द अगर आते हैं तो वो मिश्र वाक्य में ले लेने हैं। तो आप आसानी से मिश्र वाक्य को पहचान सकते
हो, इतने शब्द जो होते हैं वो मुख्य वाक्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये सारे शब्द अलग हैं कि जो, जिसने, जिन्होंने, जैसा, यदि, तो आपको ये शब्द याद रखने हैं जो मिश्र वाक्य के अंदर लेने हैं, आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। इसी तरीके से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार बड़े ही आसान हैं अगर समझोगे तो। किसे कहा जाता है तो देखो, जैसे कि हमने लास्ट में ये चैप्टर ख़त्म किया और मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है। विधानवाचक, जब वाक्य को सीधे और सरल रूप में कहा जाए उसे विधानवाचक कहते हैं। सरल रूप उसका देना है, सिंपल सेंटेंस। आसमान नीला है, आसमान यहाँ उद्देश्य, नीला है उसका विधेय है। याज्ञावाचक, परमिशन देना, किसी को याज्ञा देना। जब वाक्य में याज्ञा का भाव प्रकट होता है, यह कार्य अभी करो, ये अभी कार्य मत करो, चलो खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, ये करो, वो करो। जब आपको कोई याज्ञा देता है तो वो याज्ञावाचक वाक्य बन जाता है। निषेधवाचक, जब वाक्य में न, नहीं, मत का प्रयोग, मत करो, मत जाओ, नहीं जाना है, नहीं करो, न, नहीं, मत ऐसे शब्द आते हैं तब वाक्य निषेधवाचक बन जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य की तो बारे में आपको पता ही होगा कि जब वाक्य के अंदर प्रश्न हो तो उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, नीता तुम क्या कर रही हो, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। इच्छावाचक, आपकी इच्छा क्या है, आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद, ऐसे जब भाव प्रकट होते हैं वाक्यों के अंदर तो उसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जीते रहो, खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, तब इच्छावाचक होते हैं। वो इच्छा के अनुसार आपको आशीर्वाद मिलते हैं। आपकी इच्छा हो तो आपकी इच्छाएं में सब पूरा करने का प्रयत्न करते हो, आपको आशीर्वाद दिए जाते हैं। विस्मयवाचक, आगे मैंने बोला कि इसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो जहाँ पे इस चिन्ह का वाक्यों के अंदर प्रयोग किया जाता है तब वो विस्मयवाचक कहा जाता है। जब वाक्य में खुशी, शोक, घृणा, पीड़ा, आश्चर्य व्यक्त होता है तब वो विस्मयवाचक कहा जाता है। अरे तुम वहाँ खड़े हो, तो देखो अरे के बाद यहाँ पे चिन्ह आपको यही दिखेगा, इसको कहा जाता है विस्मयवाचक। संकेतवाचक की बात करें तो जहाँ किसी को संकेत देना, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू करना। जब वाक्य में किसी और को संकेत करके बात करते हैं, पढ़ोगे तो प्रथम आओगे, मेहनत करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, कार्य करते रहोगे, फल की चिंता मत करो, वो अच्छा ही मिलेगा। जब आप मेहनत करते हो तो उसका परिणाम अच्छा ही आता है। लेकिन आप जब जहाँ पे आप लेज़ी होते हो, जहाँ पे हो जाएगा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो तो वो परिणाम में आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, वो परिणाम नहीं मिलता जो आपको एक्चुअल वास्तविकता में चाहिए होता है। संदेहवाचक, शक करना, जब वाक्य में किसी काम के होने का संदेह या भ्रम हो, शायद वह मिल न पाया तो, शायद मैं पास ना हो पाई तो, शायद मैं गिर गई तो, शायद मेरे साथ ऐसा होगा तो जब ये संदेह होता है वो कभी आपको ठीक से कार्य नहीं करने देता, तो वहाँ पे आपके मन के ऊपर भरोसा रख के आपको कार्य करना है। लेकिन ऐसे वाक्य जब आपको दिए जाए तो आपको पहचानना है कि भाई इसमें तो संदेह भरी बातें की गई है, इसीलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। अभ्यास कार्य की तो बात हमने पहले कर ही ली थी। देखो यहाँ पे उत्तर भी उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू करके ही दिए हैं, इसमें भी उत्तर दिए हैं, सॉरी। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना था, ये टेक्स्ट बुक में आपको बताना था, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में बताना था, फिर इसको भी आप टेक्स्ट बुक में लिख लो। इसमें संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के अनुसार वो जैसे कृष्ण ने हमारे लाइव क्लास में बताया था वैसे उसको अलग करना है और इसको आप टेक्स्ट बुक में लिख लो। तो अभ्यास कार्य की चर्चा हमने पहले ही कर ली थी। तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों जो हमें प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़े थे उसके वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। और अच्छे से आप पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक लेकर पढ़ोगे, समझ में ज़रूर आएगा, और ना आए तो मुझे पूछना। धन्यवाद बच्चों।